बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने पहले ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में पढ़ा है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो जैसे हम लोग को पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, उसमें भी हम लोग जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो सेम होता है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ सेम होती है कि उसके अंदर जो अलग अलग जो ओरिएंटेशन होता है वो भी सेम होता है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ इस तरह का कोई ये नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक सेम होगा, साथ में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पे सबसे जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको यहाँ पे सेम दिखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई अगर कंपाउंड है उसके अंदर अगर दो कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो वो सेम कंपाउंड क्या करेंगे, और फिजिकली भी सेम होंगे और केमिकली भी सेम होंगे। तो इस तरह का हम लोग को बहुत कम ही देखने को मिलता है और ये एकदम रेयर चीज़ है। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ जो भी आपका नोटबुक है आप लोग उसको निकाल लीजिए और जो आपके नोट्स है उसको आप बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि आप लोग नोट्स अगर बनाते चले जाओगे तो इससे आपका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और आज यहाँ पे हम लोग पूरा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो पूरा कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और ये जो वीडियो का लेक्चर होगा वो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखना और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करके लेना। ठीक है, और आप सभी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे के सारे जो केमिस्ट्री रिलेटेड हो गए वीडियोस हो गए और केमिस्ट्री साइंस रिलेटेड वो सारे के सारे वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके या फिर अदर एग्ज़ाम को लेके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो जानकारी है वहाँ यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक जो पॉइंट है उसको नोट करके रखा है कि एक्चुअली में यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करके देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हमने एक पॉइंट को मेंशन किया है कि दे डिफ़र इन देयर बिहेवियर टुवर्ड द लाइट। ओके, तो हमें पता है कि हम लोग ऑप्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल का मीनिंग ही होता है कि हम लोग किसी ऐसे लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, जो एक सोर्स से निकलेगी। लेकिन अगर हम लोग उसका अगर एक इंस्ट्रूमेंट के बाद अगर उस लाइट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें अदर फॉर्म में दिखेगी। उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ हुआ दिखेगा, या तो हमें लीवर डायरेक्शन में मिलेगा या फिर रोटेटरी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो पोजीशन पे मिलेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये एक जो यहाँ पे बिहेवियर है वो बिहेवियर टुवर्ड्स द लाइट, और इसी के बारे में यहाँ पे हमारा जो पूरा स्टडी है वो होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेचर ऑफ लाइट दिया है और इसके अंदर हम लोग कौन से नेचर ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं अगर आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो नेचर ऑफ लाइट इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो आपको पता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी अगर चीज़ है, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बात करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम लोग जब बात करते हैं तो वो एक पार्टिकल से टकरा के दूसरे पार्टिकल तक जाता है और उसके बाद हम लोग जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं या फिर सामने वाले जो भी व्यक्ति खड़े हैं उन तक वो बात पहुंचती है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर हम लोग वैक्यूम में जाके बात करें तो जो वैक्यूम में जो आवाज़ है वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो आपका ये है आवाज़ है, साउंड है, वो ट्रैवल करता है। और उसी तरह से अगर हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, अगर आप लाइट के बारे में अगर बात करते हो तो लाइट अगर आप बात करोगे तो लाइट आपने देखा होगा कि जो सन होता है सन से अर्थ तक आता है, लेकिन जो सन के बीच में जो मीडियम आता है वो वैक्यूम होता है। उसके बाद यहाँ पे अलग एक रेयर मीडियम फॉर्म होता है। तो ये दोनों मीडियम
मीडियम में क्या होता है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करता है, तो उसी तरह का जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। यानी इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये हर एक मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, वो चाहे वैक्यूम हो या फिर कोई अदर मीडियम हो, तो ये दोनों मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कौन कौन से फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो फील्ड के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये दो जो फील्ड होते हैं, इन्हीं दो फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ओके। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ई बार होता है, वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ओके। और जो अगर हम लोग पोलराइज़र की बात करें, यानी अगर हमारे पास कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एक सोर्स लेते हैं लाइट का, और ये सोर्स अगर हमें लाइट प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो अगर ये लाइट हमें प्रोवाइड करती है, तो अगर हमारे पास कोई एक मीडियम होगा, उस मीडियम से पास करके ही वो क्या फॉर्म करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट फॉर्म करेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये देखिए यहाँ पे अगर हमने कोई ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लिया है, जैसे अगर हम लोग ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स क्या है, सन है, यानी जो सूरज है वो सबसे अच्छा हमारा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है। और इसको हमने पास किया है निकल प्रिज्म से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक निकल प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा निकल प्रिज्म है, और निकल प्रिज्म यानी CaCO3। और अगर इससे हम लोग पास करते हैं किसी भी अगर ऑर्डिनरी लाइट को, तो वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जो आपका लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर उसी लाइट को अगर हम लोग किसी पोलराइज़र के साथ अगर ये करते हैं, अगर उस पोलराइज़र से हम लोग पास करते हैं, तो वो लाइट क्या हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। या तो वो स्ट्रेट जा सकती है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, वो इस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म में एक ही लाइट जाते हुए नहीं दिखेगी। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी उसके लिए जो प्लेन पोलराइज लाइट होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा, उसकी जो दिशा होगी वो एक ही होगी, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में वो ट्रैवल नहीं कर सकता। और उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया है, प्लेन पोलराइज लाइट से रिप्रेजेंट किया है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे कि विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, और यहाँ पे हमने ये देखिए, यहाँ पे हमने पोलराइज़र यूज़ किया है, और ये पोलराइज़र हमारा क्या है, निकल प्रिज्म है, ओके। और इसी के थ्रू पे यहाँ पे जो लाइट है वो पास हो रही है। यहाँ से आप देखोगे कि अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट है वो पास हुई है यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे ही ये प्लेन पोलराइज लाइट से पास होती है, ये देखिए हमको एक सिंगल डायरेक्शन में जो हमारा ये है वो हमें मिलता है, लाइट मिलता है। या तो ये स्ट्रेट हो सकता है, या फिर वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर एक ही किसी भी डायरेक्शन में ये जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकती है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि एक्चुअली में प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करें, अगर हम लोग पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में प्लेन पोलराइज लाइट फॉर्म कैसे होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्चुअली में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग पोलरीमीटर का, अगर आपने नाम सुना होगा कभी, अगर आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि पोलरीमीटर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो पोलरीमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है, पोलरीमीटर का यूज़ क्या होता है, पोलरीमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होता है, पोलरीमीटर कैसे एक्चुअली में वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि हमारे पास कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, सन को। यानी सन से हमें कितना मतलब उसके लिए कोई भी ये नहीं है कि हमें सिर्फ इतनी ही लाइट मिलेगी, तो उससे हमें जितनी चाहिए, जितनी हमें रिक्वायर है उतनी लाइट हमें सन से मिल सकती है। इसके लिए हमने क्या किया है, वहाँ पे एक ऑर्डिनरी सोर्स के रूप में हमने सन को कंसीडर किया है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सन को कंसीडर किया है। ये हमारा एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, और यहाँ से अगर आप लाइट देखते हो तो यहाँ से सन से जो लाइट निकलती है वो सिर्फ आपके घर तक ही नहीं आती है, बल्कि चारों तरफ फैलती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, जिसका आपके केवल एक सेपरेट डायरेक्शन में ना होके
चारों दिशाओं में उसका जो ये है जो लाइट है वो फैलता है, और उसी को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग किस तरह से प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग को क्या करना है, एक प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक निकल प्रिज्म लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक निकल प्रिज्म है, और ये निकल प्रिज्म क्या होता है, हमारा CaCO3 होता है। और इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डिनरी लाइट को इस प्लेन पोलराइज लाइट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो प्रिज्मा होता है कि अलग अलग जो हम लोग डायरेक्शन वाले जितने भी लाइट्स होते हैं उनको एक सेपरेट एक सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग पोलराइज़र बोलते हैं। तो यहाँ से तो आपको लाइट अलग अलग डायरेक्शन में आएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन जब यहाँ से ये पास होगी तो केवल एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे निकलेगी। और इसी के कारण यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में ये चीज़ें फॉर्म होते हुए आपको दिख रही है। ठीक है, तो इससे आपको ये तो क्लियर होगा कि पोलराइजर का जो इस्तेमाल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। और अगर हम लोग, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ओके, और अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट का इस्तेमाल करके अगर किसी भी कंपाउंड का किसी भी सॉल्यूशन का अगर हम लोग ये निकाल सकते हैं जो उसका ऑप्टिकल, अगर हम लोग ये पता चल सकता है कि वो एक्टिव है या नहीं है, और वो जो भी हमारा लाइट है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, यही सारा चीज़ हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लेन पोलराइज लाइट है हम लोग तो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वही इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो वही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पोलोरीमीटर है। तो ये पोलोरीमीटर का एक ट्यूब है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज पास करते हैं। और उसकी मदद से हमें क्या मिलता है, एक रिज़ल्ट मिलता है। और उस रिज़ल्ट के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है वो एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये जो पूरा फंक्शन है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक का, वो इस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है। पहले ऑर्डिनरी लाइट होता है, ऑर्डिनरी लाइट ये चारों तरफ चारों डायरेक्शन में मूव करती है, और उस ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकल प्रिज्म पे पास करते हैं, जिसमें से हमें एक प्लेन पोलराइज मिलता है। ठीक है, और ये प्लेन पोलराइज हम लोग पोलोरीमीटर में एज अ सैंपल पे हम लोग ये करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सैंपल का, किसी भी केमिकल सॉल्यूशन का हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में हम लोग पोलोरीमीटर का इस्तेमाल करके किस तरह से जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको फाइंड करते हैं। ओके, तो गाइस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कायरल सेंटर क्या होता है एक्चुअली में, और कायरल सेंटर वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले कायरल सेंटर का जो सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई भी, सपोज मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेंट्रल में एक कार्बन है तो वो सेंट्रल कार्बन से क्या होती है कि 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो कार्बन है वो क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ये एक आपका रूल हो गया। दूसरा क्या होगा कि ऑल द 4 वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाई द 4 डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। और यहाँ पे एक दूसरी वैलेंसी ये है कि अगर हमारे पास एक कोई भी कार्बन है तो उस कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच होंगे वो चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ठीक है, ये होगा A, तो ये होगा B, ये होगा C और ये होगा D। कोई भी जो ग्रुप है सेम नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी उसके अंदर सेम नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो कार्बन है वो कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ गई होगी, ये दोनों रूल आपको समझ गया होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक कायरल सेंटर को दिया गया है, और उस कायरल सेंटर के अगर चारों वैलेंसी की अगर आप नज़र देखो तो यहाँ पे आप फ्लोरीन देख रहे हो,
यहाँ पे आप ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये चारों जो वैलेंसी है वो क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए जो कायरल सेंटर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यही चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक कायरल सेंटर है, ठीक है, तो एक कायरल सेंटर वाले जितने भी कंपाउंड होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि एक से ज़्यादा वाले ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर एक कार्बन है, एक कार्बन अगर चार अलग अलग वैलेंसी से अगर अटैच है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो ये बात आपको समझ गई होगी। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड लिया है और इसमें आपको बताना है कि ये कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे आप देखोगे तो C2H5 ग्रुप है, यानी यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे एक अलग ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप को हम क्या करेंगे, C2H5 कंसीडर करेंगे, C2H5, ठीक है। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसकी चारों वैलेंसी है कार्बन की वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी हिसाब से क्या होगा कि ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। और अगर ये कार्बन कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव भी फॉर्म करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव अगर शो करता है ये वाला कंपाउंड, यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर कंपाउंड है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका पहला तो मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हमने मिरर इमेज फॉर्म किया है तो यहाँ पे देखोगे कि 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। अगर 180 डिग्री रोटेट होता है तो यहाँ पे जो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 180 डिग्री पे किस तरह से रोटेशन हुआ है और इसी हिसाब से क्या होता है कि ये जो दोनों कंपाउंड है ये क्या फॉर्म करते हैं, इनेंशियोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, ये इनेंशियोमर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक है। यानी ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, अगर हम लोग ने ये पूरा जो हमारे पास जो ये है कंपाउंड है, अगर इस पूरे कंपाउंड को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं तो हमें एग्जैक्ट जो इमेज है वो नहीं मिलेगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और ये दोनों कंपाउंड को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनेंशियोमर से। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल है टर्ट पेंटाइल क्लोराइड का। ओके, यानी टर्ट पेंटाइल क्लोराइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि CH3 ये वाला ग्रुप और CH3 ये वाला ग्रुप दोनों क्या है, ग्रुप सेम है। तो इसके लिए ये जो कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो इसमें आगे जाके जो इसका मिरर इमेज है वो फॉर्म करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। जैसा हम लोग पता है कि सबसे पहले तो आपको कायरल कंपाउंड चेक करना है, अगर वो कायरल सेंटर है, उसकी चारों वैलेंसी अगर अलग अलग है तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें कि आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो कार्बन है, ये वाला कार्बन और कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो दो कार्बन में अगर हम लोग पहले कार्बन की बात करें तो पहले कार्बन में आप देखोगे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, सेम है। तो पहला वाला कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाला देखें तो सेकेंड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको CH3 ग्रुप और यहाँ पे भी आपको CH3 ग्रुप, तो दो ग्रुप यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि एक्चुअली में ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड किस तरह से होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप साइक्लोप्रोपेन का ले लो, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में आपको ये नहीं पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं। सेम उसी तरह से ये वाला जो कंपाउंड है
यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे भी आपको सेम एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये जो उसके तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन पे आपको सेम ग्रुप यानी दो दो हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ना ही ये कायरल सेंटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ गई होगी। अगर उसके बाद अगर हम लोग दूसरे अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो ये आप देखोगे तो दूसरा एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ओके। तो ये देखो दूसरे कार्बन में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रुप अटैच किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला क्या है ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 है और ये वाला क्या है हमारा कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग कार्बन नंबर 3 ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ये ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। सेम इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पे भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन नंबर जो 2 है, कार्बन नंबर जो 3 है वो कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 की बात करें तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप अलग हो गया CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H वाला अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस साइड जाओगे, ये वाला एक ग्रुप है और ये वाला एक ग्रुप है। तो ये वाले ग्रुप पे भी यहाँ पे आप देखोगे तो सेम ग्रुप है। ये वाले ग्रुप से भी अगर आप जाओगे तो सेम ग्रुप मिलता है, ठीक है। इसको अगर हमने आधा आधा डिवाइड किया तो आपको इधर का आधा ग्रुप और इधर का आधा ग्रुप आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, ये वाले जो कंपाउंड है ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और साथ में यहाँ पे जो तीसरा वाला पहला वाला जो कार्बन है वो भी क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल दिया है और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्टिव है कौन सा। इसमें ऑलरेडी पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 3 कार्बन है, ये देखिए, ठीक है। तो अभी तीनों कार्बन में से हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें क्या चेक करना होगा कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन नहीं है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाले कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाले कार्बन की तरफ, तो यहाँ पे पता है आपको एक H होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले ग्रुप में बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको OH मिलेगा और इस तरफ बढ़ते हैं तो हमें CH2 मिलेगा। तो ये एक कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक कायरल सेंटर तो मिला। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड वाले की बात करें, ये देखिए यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, उसके साथ कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला। तो ये 2 वैलेंसी अलग हो गई। उसके बाद अगर हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले ग्रुप में बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले पोजीशन पे बात करें तो हमें CH3 मिलेगा और इस तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें नॉर्मल सा एक कार्बन चेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, 2 हमें कायरल सेंटर मिल रहे हैं, ओके। अभी हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो वो थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में अगर एक से ज़्यादा अगर कायरल सेंटर है तो वो किस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग ये वाले एग्जाम्पल में देखें तो ये वाले एग्जाम्पल में भी ये वाला है, ये वाला क्या है, यहाँ पे आपको H मिलेगा। लेकिन अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको OH ग्रुप मिलता है, इस साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या है, OH ग्रुप मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, आपका कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाले इसकी बात करते हो तो ये वाले में सेकेंड पे आपको CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो इस तरह से ये वाला एक कायरल सेंटर हो गया और यहाँ पे भी ये वाला एक कायरल सेंटर हो गया। तो यहाँ पे भी आपको 2 कायरल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो सबसे पहले आप तो एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख के पहले खुद से सॉल्व किया करो वीडियो पॉज करके। अगर आपको नहीं समझता है तो फिर आपको यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन हर चीज़ करने वाले हैं कि किस तरह से आपको कायरल सेंटर देखना है,
उसके बाद आपको ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वो बात का विषय है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जितने भी कार्बन आइटम है वो क्या कायरल सेंटर है या नहीं है, ये सबसे पहले आपको चेक करना होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, तो टोटल यहाँ पे कितने 6 कार्बन है। लेकिन 6 कार्बन की अगर वैलेंसी को देखें तो यहाँ पे आपको 2H मिलेंगे, ठीक है, ये नहीं है। यहाँ पे भी आपको 2H मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 2H मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 2H मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 2H देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये वाले अगर फर्स्ट वाले की बात करें जिसमें हमें एक CH3 ग्रुप है और दूसरा H ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये कायरल सेंटर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हो, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से अगर ये इस ग्रुप को इस तरफ से बढ़ता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड वाले पे CH2, थर्ड वाले पे CH2, फोर्थ वाले पे CH2। सेम अगर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड से बढ़ते हैं, ठीक है, इस साइड से अगर हम लोग आते हैं तो सेम साइड से भी हमें वही ग्रुप मिलेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये एक कायरल सेंटर नहीं है। ओके, तो ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग ये वाले कंपाउंड में बढ़े तो ये वाले कंपाउंड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है और बाकी के जो कार्बन है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण सेम ग्रुप पे वो कायरल सेंटर फॉर्म नहीं करेंगे। अभी अगर हम लोग बात करें कि ये 2 ग्रुप में, तो ये वाला 1 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा H और यहाँ पे 1 H आएगा। ओके, तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे जो दोनों कार्बन है, अगर ये सपोज़ हमने इसको कार्बन नंबर 1 लिया, ठीक है, और इसको हमने कार्बन नंबर 2 लिया, तो कार्बन नंबर 1 क्या होगा, अगर इस साइड से रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमें सेकंड पोजीशन पे क्या मिलता है, CH2। लेकिन अगर वही कार्बन यहाँ से ये करेगा, घूमेगा, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमें कौन सा दूसरा ग्रुप मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से ये कार्बन की क्या है, जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट है। ओके, उसी तरह से ये वाला जो कार्बन है उसकी भी जो वैलेंसी है दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इसी तरह से यहाँ पे हमें कितने 2 कायरल सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे हमें कितने टोटल कायरल्स ये हैं कार्बन आइटम है वो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 कार्बन, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे हमारा 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 कार्बन आइटम है। अभी हमें बात करना है कि ये चारों में से कौन सा जो कार्बन आइटम है वो कायरल सेंटर है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये तीनों तो सबसे पहले क्या है, कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर क्यों नहीं है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है, इसके लिए ये तो नहीं है। ओके, उसके बाद बचा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वाला एक ग्रुप बच गया। ये वाले ग्रुप में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है। तो यहाँ पे आपकी एक तो वैलेंसी Br हो गई, दूसरी वैलेंसी है आपकी Cl है। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी की 2 वैलेंसी है, यहाँ से अगर आप इस साइड जाओगे और यहाँ से आप इस साइड जाओगे तो दोनों तरफ से क्या होगा, हमें सेम ग्रुप मिलेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन पहले तो कायरल सेंटर नहीं होगा। अगर कायरल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ये बात आपको अच्छे से समझ गई होगी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ें तो यहाँ पे भी आपको 4 कार्बन आइटम देखने को मिलते हैं। चारों कार्बन पे अगर आप बात करें तो ये और ये दोनों क्या है, पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो वैलेंसी है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं तो थर्ड वाले में भी अगर आप देखोगे तो अगर आप इस साइड से आते हो तो आपको सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन मिलता है। अगर आप इस साइड से आते हो तो सेकंड पोजीशन पे क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और ना ही कायरल सेंटर फॉर्म करेगा। उसी तरह से जो Br है, Br भी क्या करेगा, कायरल सेंटर फॉर्म नहीं करेगा, ना ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ गया होगा।
तो ये आज का जो हमारा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का जो सेकंड चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट है, वो स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम लोग देखेंगे आपके पास अगर कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसका आप अलग अलग किस तरह से नोमेनक्लेचर निकाल सकते हो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, उसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में करना है, न्यूमन प्रोजेक्शन में करना है, विज और डेस बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइस आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो गाइस प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने एम पे फोकस रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।